आलोक लो क्लासेस से मैं प्रणीत पाराशर। हम लोग आईपीसी का चैप्टर 16 पढ़ रहे हैं, मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध। इसमें मैंने पिछले वीडियो में सेक्शन 299, सेक्शन 301 और सेक्शन 304 जो आपराधिक मानव वध से संबंधित थे उससे बात की थी। आज हमारा जो वीडियो है वो धारा 300 पर केंद्रित है। धारा 300 यानी हत्या। हत्या के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया। हत्या भी आपराधिक मानव वध का ही एक प्रकार है। ऐसा माने कि ये सारे अपराध जिनमें मानव वध होता है आपराधिक तरीके से, वो आपराधिक मानव वध है। अगर आपराधिक मानव वध कुछ विशेष परिस्थितियों में होता है, कुछ विशेष सर्कमस्टांसेस को लेकर होगा, तो वो हत्या की श्रेणी में आएगा। इस तरह से हत्या भी एक आपराधिक मानव वध है या फिर आपराधिक मानव वध का एक प्रकार है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए इस सेक्शन की पहली लाइन में लिखा है, एतस्मिन् पश्चात अपवादिक दशाओं को छोड़कर आपराधिक मानव वध हत्या है। उसने बताया कि अपवादिक दशाओं को अगर छोड़ दें तो जो अपवाद कौन से, इस सेक्शन के अंदर 5 अपवाद दिए। एतस्मिन् पश्चात अपवादिक दशाओं को छोड़कर आपराधिक मानव वध हत्या है। अर्थात क्या बात सामने आई कि अगर कुछ अपवादिक दशाओं को छोड़ दें तो फिर ये 4 पॉइंट शुरू में बताएगा वो हत्या है। तो फिर अपवाद क्या है? तो अपवाद आपराधिक मानव वध है। ठीक, अब एंटर होते हैं सेक्शन में। पहली बात लिखी है इन्होंने, यदि वह कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई है मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया हो। इस सेक्शन में क्या किया गया, 4 जो पॉइंट दिए गए, चारों पॉइंटों पर एक एक एग्जाम्पल दिया गया और वो सारी बातें क्लियर करते हैं। तो पहली बात आती है कि यदि कार्य हुआ हो, कैसा हो, कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई हो, कार्य का परिणाम मृत्यु हो और मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया हो। पहला जो पॉइंट है हत्या का, वो 3 बातों को बताता है। कार्य होना चाहिए, कार्य कैसा होना चाहिए, जो मृत्यु कारित करने के लिए हो, पर्याप्त हो, और तीसरी बात मृत्यु कारित करने के आशय से हो। इसका एग्जाम्पल, जेड को मार डालने के आशय से ए उस पर गोली चलाता है, परिणाम स्वरूप जेड मर जाता है, ए ने हत्या की है। कार्य क्या है, गोली चलाना। इंटेंशन क्या है, मारना। परिणाम क्या निकला, मृत्यु। 3 चीजें पूरी हो गई। पहले पॉइंट में हत्या के कंटेंट सारे हो गए। अब दूसरा और तीसरा पॉइंट शारीरिक क्षति को लेकर है। थोड़ा हमें यहाँ डिफरेंस समझना पड़ेगा, इन दोनों पॉइंटों पर ध्यान देना है। जनरली लोगों को जो 300 में प्रॉब्लम आती है वो इन 2 पॉइंटों में ही आती है, इनको समझिए। और बहुत सिंपल वे में लिखा है। सबसे पहली बात, दूसरा पॉइंट पढ़ रहा हूँ, ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से जिसे अपराधी जानता हो। दोनों बातें आ गई, आशय और जानना। कल जब हम पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे आपराधिक मानव वध, तो वहां साफ साफ लिखा था ज्ञान जिससे कि मृत्यु कारित होना संभाव्य हो, जिसमें आशय ना हो, तो आपराधिक मानव वध। और यहाँ क्या हो रहा है, आशय के साथ में वो जानता भी है कि मृत्यु कारित होना संभाव्य है किसी अपहानि से। अपहानि किससे पहुंचेगी, शारीरिक क्षति से। तो शारीरिक क्षति से पहुंची हुई अपहानि से संभाव्य है कि मृत्यु हो जाए, इसका उसका इंटेंशन है। ठीक है, और ये वो जानता भी है। एग्जाम्पल देखिए, ये रोगियों के लिए होता है। जैसे मान लीजिए किसी आदमी के पेट में कोई ट्यूमर है और वो एक्यूज ये जानता है कि इस जगह पर अगर मैंने इसको प्रहार किया तो ये मर जाएगा। स्वस्थ व्यक्ति होता तो नहीं मरता, उसको शारीरिक क्षति पहुंचती, पर ये मर जाएगा। तो ये जानता भी है, मारने का आशय भी है, और एक मुक्का ही मारता है, लेकिन क्षति कारित करता है, शारीरिक क्षति। और इसका परिणाम क्या निकला उस अपहानि का, कि उसकी मृत्यु हो गई। तो ये हत्या की श्रेणी में आएगा। एग्जाम्पल सुनिए, ये है जानते हुए कि जेड एक रोग से ग्रस्त है, संभावितः एक प्रहार उसकी मृत्यु कारित कर दे, ये भी वो जानता है। शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से, वो तो शारीरिक क्षति कारित करने का आशय ही बोलेगा, एक्यूज्ड है, लेकिन वो जानता था कि इससे इसकी मृत्यु कारित होना संभाव्य है। ठीक है ना, शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से ऐसी शारीरिक क्षति कारित करता है और परिणाम स्वरूप क्या होता है, एक ही मृत्यु हो जाती है। उस आघात से एक ही मृत्यु हो जाती है, मर जाता है। तो यहाँ पर जो एक्यूज्ड है वो हत्या का दोषी है। क्लियर। इसका थर्ड पॉइंट देखिए, फिर मैं सेकंड थर्ड में आपको डिफरेंस बताऊंगा। थर्ड पॉइंट में कहता है कि वह किसी ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया हो और शारीरिक क्षति जिससे कारित करने का आशय है प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो। ये किसी भी स्वस्थ व्यक्ति के लिए हो सकता है, इसमें किसी अपहानि और रोगी व्यक्ति की बात नहीं है। ये सिंपल सा ऐसी शारीरिक क्षति पहुंचाई जा रही है जो प्रकृति के मामूली अनुक्रम में हमारे नेचुरली वो किसी की भी मृत्यु कारित करने के लिए, किसी का वध कारित करने के लिए पर्याप्त हो।
पर्याप्त हो। इंटेंशन किसका है यहाँ पर? इंटेंशन शारीरिक क्षति पहुंचाने का ही है, लेकिन वो जो शारीरिक क्षति पहुंचाई गई है, जो आघात किया गया है, वो प्रकृति के मामूली अनुक्रम में किसी भी मानव की मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो, तो तीसरे में आएगा। अब समझ में आ गई आपको बात? ऊपर वाला अगर आप याद रखोगे कि रोगियों के साथ में होता है, ऐसे लोगों के साथ में होता है जहाँ मालूम है कि इसका छोटा सा प्रहार भी इसको मृत्यु तक पहुंचा देगा, वो इस 300 सेक्शन का दूसरा पॉइंट है। और तीसरे पॉइंट में इसका इंटेंशन शारीरिक क्षति पहुंचाने का ही है, लेकिन वो प्रहार ऐसा है जो प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त है। एग्जाम्पल सुनिए, जेड को तलवार से या लाठी से ऐसा घाव ये साशय करता है कि प्रकृति के मामूली अनुक्रम में क्या हो जाए, किसी मानव की, एग्जाम्पल होगा किसी मानव की, किसी भी स्वस्थ मानव की मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो। परिणामतः जेड मर जाता है, ये हत्या का दोषी है। यद्यपि उसका आशय मृत्यु कारित करने का नहीं था, शारीरिक क्षति कारित करने का था, फिर भी लेकिन वो पर्याप्त था, किसी भी मानव की मृत्यु करने के लिए पर्याप्त था। ठीक है, चलिए अब चलते हैं चौथे पॉइंट पे। यदि कार्य करने वाला व्यक्ति जानता हो कि कार्य इतना आसन संकट है कि पूरी अधिक संभाव्यता है, थोड़ी भाषा समझने की कोशिश करना, कार्य कैसा है? कार्य इतना आसन संकट है, माने उसके निकट इतना संकट है, माने कार्य बहुत संकटपूर्ण है, और पूरी अधिक संभाव्यता, पूरी भी आया, अधिक संभाव्यता भी आया, है ना, पूरी अधिक संभाव्यता है कि वह मृत्यु कारित कर ही देगा। स्पष्ट धारा कह रही है, यह ऐसी शारीरिक क्षति कारित कर ही देगा जिससे मृत्यु कारित होना संभाव्य है, और वह मृत्यु कारित करने या पूर्व क्षति कारित करना, पूर्व कौन क्षति? जिससे पूरी यदि संभाव्यता आती कि उसकी मृत्यु कारित हो जाएगी, ऐसी पूर्वोक्त रूप से क्षति कारित करने की जोखिम उठाने के किसी प्रतीतों के बिना। यहाँ अगर किसी व्यक्ति को पता है कि कार्य इतना आसन संकट है, पूरी यदि संभाव्यता है कि मृत्यु कारित कर ही देगा, तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो जोखिम उठाए, उस पर कोई जो रिस्क है वो न ले। ये बिना उस पर ध्यान दिए कि इतना कार्य इतना ज्यादा आसन संकट और पूरी संभाव्यता मृत्यु करने की है, उसके बाद भी उस कार्य को करता है और उससे किसी की मृत्यु कारित कर देगा, तो हत्या की श्रेणी में आएगा। इस पॉइंट की, फोर्थ पॉइंट की जो भाषा है वही बताती है कि वो हत्या के लिए ही है, कर ही देगा, पूरी यदि संभाव्यता, ठीक है ना, इस तरह के आसन संकट, ठीक है ना, ये सब बातें बताती हैं कि हत्या की श्रेणी में आएगा। इसका एग्जाम्पल देखिए, ये बिना किसी प्रतीतों के एक समूह पर तोप से भरी तोप चलाता है। अब समूह है, बहुत लोग खड़े हैं, तोप चला रहे हो, तो सिंपल सी बात है, कोई ना कोई मरने वाला है। तो ये इस बात को जानता है कि इतना आसन संकट है ये बात कार्य कि पूरी संभाव्यता है कि उससे कोई मानव वध होगा। अब यहाँ भले इसका इंटेंशन किसी विशिष्ट व्यक्ति को मारने का ना हो, न पूर्व चिंतन से उसने इस विशिष्ट व्यक्ति को मारने के बारे में बात सोची हो, उसने तो तोप चलाई और वो व्यक्ति मारा गया, कोई व्यक्ति उसमें से मारा गया, तो मानव वध माना जाएगा। मानव वध कैसा होगा? हत्या की श्रेणी में आने वाला मानव वध होगा। ये चार जो पॉइंट हैं वो हत्या को समझाते हैं। अब जिनके बारे में बात कर रहा था, अपवादिक दशाओं को छोड़कर हत्या है, तो मैंने आपको हत्या समझा दिया। अब अपवादिक दशाओं को हम पढ़ते हैं जो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में है। ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसको टाइम लगेगा। तो इसका जो पहला अपवाद है उसमें हम बात कर रहे हैं, हम वो चीजें पढ़ रहे हैं जिसमें आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है। तो अपराध मानव वध तो है ना, तो अब उसको पढ़ते हैं। सबसे पहली बात, यदि अपराधी उस समय जबकि वह गंभीर अचानक प्रकोपन से आत्म संयम की शक्ति से वंचित हो जाए उस व्यक्ति की जिसने प्रकोपन दिया मृत्यु कारित कर दे, या किसी अन्य व्यक्ति की भूलवश या दुर्घटनावश मृत्यु कारित कर दे। अब समझिए इस बात को, यदि अपराधी उस समय जबकि वह गंभीर या अचानक प्रकोपन से आत्म संयम की शक्ति से वंचित हो जाए। क्या बात समझ में आई? कोई अपराधी है जिसको गंभीर अचानक प्रकोपन दिया गया, और गंभीर अचानक को समझिए, गंभीर मतलब ऐसा हो जिससे वो अपना जो आपा है उसे खो दे, माने वो आत्म संयम को खो दे, सेल्फ कॉन्फिडेंस उसका खत्म हो जाए, वंचित हो जाए उससे, इतना गंभीर हो और अचानक हुआ हो। मतलब कोई छोटी मोटी बात के लिए किसी का मर्डर कर दे, ये गंभीर प्रकोपन नहीं है। और अचानक का मतलब क्या? अभी बात बोली गई, अभी घटना घटित हुई और उसे अचानक प्रकोपन आ जाए, ये अचानक हुआ, 2 दिन के बाद 4 दिन के बाद हुआ, ये नहीं गिनेंगे उसमें। इसमें के एम नानावटी का एक केस है, वो भी मैं डिस्कस करूंगा। पहले तो इसके जो परंतुक दिए हैं, इस अपवाद के परंतुक 3, उसमें एक एक परंतुक के 2 एग्जाम्पल दिए हैं हमारे बेयर एक्ट में, तो हम पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो बात समझ में आ गई आपको? गंभीर अचानक प्रकोपन होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि अपराधी अपना आत्म संयम की शक्ति को खो दे, वंचित हो जाए उससे,
तो वो क्या करे, उस वंचित होकर जिस व्यक्ति ने प्रकोपन दिया है उस व्यक्ति की मृत्यु कारित कर दे, या फिर अन्य व्यक्ति की भूल या दुर्घटनावश, इंटेंशनली नहीं, भूल या दुर्घटनावश मृत्यु कारित कर दे किसी अन्य व्यक्ति की, तब आपराधिक मानववध की श्रेणी में आएगा। अब परंतु देख लीजिए, परंतु क्या कहते हैं, और हम एक एग्जाम्पल ही पढ़ेंगे इसको। इसमें लिखा है पहले परंतु में, यह कि प्रकोपन किसी व्यक्ति का वध करने या अपहानि कारित करने के लिए या अपराधी द्वारा प्रतिहेतु के रूप में इप्सित हो या स्वेच्छा प्रकोपित न हो। कुल मिला के मैं आपको 3 बातें बताता हूँ उस परंतु के अंदर। जो उसको प्रकोपन आया है वो खुद का पैदा किया हुआ नहीं होना चाहिए। प्रकोपन जो आया है उसका परिणाम अपराधी से बदला लेना नहीं चाहिए, उसका इंटेंशन या उसका उद्देश्य अपराधी से बदला लेना या उसे कोई हानि पहुंचाना नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। अगर ये सब बातें हो जाएं, गुस्सा खुद ने पैदा की और वो बदला लेने की भावना से, तो हत्या में चला जाएगा, फिर अपवादों में नहीं रहेगा। एग्जाम्पल देखो इसका। एग्जाम्पल लिखा है जेड द्वारा दिए गए प्रकोपन के कारण प्रदीप आवेश में आकर जेड के शिशु वाय को एक साशय बध कर देता है। सुनिए, प्रकोपन जेड ने दिया, वध साशय हुआ जेड के पुत्र का, जेड के शिशु का वध हुआ। ये हत्या है। क्यों? जिस व्यक्ति ने प्रकोपन दिया आपने उसकी हत्या नहीं की, शिशु की हत्या की, इंटेंशनली की, भूल और दुर्घटनावश नहीं की, इसलिए यह हत्या की श्रेणी में है। दूसरा एग्जाम्पल पढ़ो इसी परंतु का। उसमें लिखा है ए को वाय गंभीर अचानक प्रकोपन देता है। ए क्या करता है, देखो गंभीर अचानक प्रकोपन किसने दिया, ए को वाय देता है, और ए क्या करता है, पिस्तौल चलाता है। पास खड़ा हुआ व्यक्ति जो उसकी दृष्टि से बाहर है, ये भूलवश हुआ, पिस्तौल चलाई किसके ऊपर, जिसने गुस्सा दिलाई थी उसके ऊपर, वाय के ऊपर। लेकिन क्या हुआ, पास में जेड खड़ा हुआ है जो ए को दिखाई नहीं दे रहा है, पिस्तौल चलाने वाले अपराधी को दिखाई नहीं दे रहा है, और वो गोली किसको लग जाती है, जेड को लग जाती है जो पास में खड़ा हुआ। ये भूल और दुर्घटनावश हुआ, इसलिए ये किस में आएगा, इस परंतु में आ जाएगा और आपराधिक मानववध की श्रेणी में माना जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे परंतु पर, उसके दो एग्जाम्पल पढ़ेंगे। दूसरा परंतु है प्रकोपन किसी ऐसी बात के लिए न दिया गया हो जो विधि के पालन में या लोक सेवक द्वारा ऐसे लोक सेवक की शक्तियों के विधिपूर्ण प्रयोग में दी गई हो। ठीक है, अगर लोक सेवक विधिपूर्ण तरीके से कार्य कर रहा है, उचित सम्यक प्रक्रिया है विधि की, उसका पालन कर रहा है, उससे किसी व्यक्ति को गुस्सा आ जाए और वो लोक सेवक का ही मर्डर कर दे, लोक सेवक को ही वध कर दे, तो ऐसी कंडीशन में उसे मर्डर माना जाएगा। ठीक है ना, परंतु है ये। तो इसके दो एग्जाम्पल देखिए। एक बेलेफ माने कोई पकड़ने गिरफ्तार करने के लिए कोई आया, कोई पुलिस वाला आया, बेलेफ जेड द्वारा ए को विधि पूर्वक गिरफ्तार करने के लिए गिरफ्तार करता है। ए को क्या होता है, गिरफ्तारी के समय अचानक और गंभीर तीव्र आवेश आ जाता है, उसमें वो उस बेलेफ को माने उस पुलिस वाले को मार देता है, बंद कर देता है। यह हत्या है, क्योंकि जो पुलिस वाला था वो बेलेफ था, उसके पास वारंट था पकड़ने का, गिरफ्तार करने के लिए, तो ये विधिपूर्ण कार्य कर रहा था, इसलिए ये जेड द्वारा किया गया कार्य कैसा कार्य माना जाएगा, हत्या माना जाएगा। इसका एक और एग्जाम्पल है, मजिस्ट्रेट जेड के समक्ष एक साक्षी के रूप में ए उपस्थित होता है। मजिस्ट्रेट जेड कहता है कि आपने जो स्टेटमेंट दिया है, जो आपने अभिसाक्ष्य दिया है, वो पूरी तरह से झूठा है और उस पर उसके एक एक शब्द झूठे हैं, मुझे उस पर विश्वास नहीं है। इस बात से क्या होता है, साक्षी को गुस्सा आता है, मजिस्ट्रेट का वध कर देता है। यह हत्या है कि मजिस्ट्रेट जो कार्य कर रहा था वो विधिपूर्ण कार्य कर रहा था। ये दो एग्जाम्पल हो गए। ठीक है ना, तो हम परंतु पढ़ रहे हैं, माने परंतु का हत्या के बारे में बता रहे। अगर इन कंडीशनों में नहीं आओगे अपवाद में तो हत्या में चले जाओगे, परंतु में। तीसरी बात, प्रकोपन ऐसी किसी बात द्वारा किया गया हो जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के विधिपूर्ण प्रयोग में की गई हो। अब इसका एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल में लिखा है इसके में, जेड की नाक खींचने के प्रयत्न ए करता है, जेड की नाक खींचने का प्रयत्न ए करता है। ठीक है ना, तो प्रतिरक्षा का अधिकार किसको, जेड को है। जेड क्या करता है, ए को पकड़ लेता है। जब ए उसकी नाक खींचता है तो ये ए को पकड़ लेता है। अब जब ए को पकड़ लेता है, ए को गुस्सा आती है और ए क्या करता है, उस आवेश में आके, प्रकोपन में आके वो जेड को मार देता है। अब बताओ, हत्या है। क्यों हत्या हुई, क्योंकि ये प्रकोपन प्राइवेट डिफेंस में, वो तो उसने तो प्राइवेट डिफेंस में पकड़ा था, वो तो विधिपूर्ण तरीके से ही प्राइवेट डिफेंस का यूज कर रहा था, और जो एक्यूज्ड है वो बाहर चला गया उसके और उसने मर्डर कर दिया। ठीक है ना, तो ये मर्डर की श्रेणी में शामिल होगा। ये अचानक और तीव्र आवेश में आता है और जेड का वध कर देता है, ये वध हत्या है। एक और एग्जांपल सुनिए इसी परंतु पे। बी पर
जेड आघात करता है, माने उस पर कोई अटैक करता है। बी को क्रोध आ जाता है। ए जो कि निकट खड़ा है, बी के क्रोध का लाभ उठाने के लिए ए क्या करता है, बी के हाथ में छुरी पकड़ा देता है। और यहाँ ए का इंटेंशन जेड को मारे बी, ये भी है। बी को गुस्सा है, उस गुस्से में वो क्या करता है, गंभीर अचानक प्रकोपन आया बी को और वो गुस्से में है। ऐसे गुस्से का लाभ उठाते हुए ए क्या करता है, बी के हाथ में छुरी पकड़ा देता है। ठीक है ना, उस गुस्से में बी छुरी को मार देता है। यहाँ ए का इंटेंशन जेड को मरवाने का था, इसलिए यहाँ हो सकता है बी गंभीर अचानक प्रकोपन के अपवाद में आने के कारण, पहले अपवाद में आने के कारण आपराधिक मानववध का दोषी हो। लेकिन जो ए है जिसने छुरी पकड़ाई थी वो पूरी तरह से हत्या का दोषी होगा। ठीक, क्योंकि उसका इंटेंशन मारने का था, उसने कार्य ऐसा किया से मृत्यु कारित होनी संभावित थी और मृत्यु कारित हुई, कार्य भी कारित हुआ, परिणाम भी निकला। तो ये वो यहाँ पे वो हत्या का दोषी ठहराया जाएगा। इस तरह से इसका एक पहला जो अपवाद आता है बड़ा है। अब हम दूसरे अपवाद की बात करते हैं। कहते हैं आपराधिक मानव हत्या नहीं है। किस कंडीशन में नहीं है, तो यदि अपराधी शरीर या संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार को सद्भाव पूर्वक, शब्दों को समझना, शरीर और प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का प्रयोग कर रहा है, सद्भाव पूर्वक कर रहा है, प्रयोग में लाते हुए विधि द्वारा दी गई शक्ति का अतिक्रमण करता है, लेकिन सद्भाव पूर्वक कर रहा है। एक शब्द आगे, इसने पूरी बातों को बदल दिया। प्राइवेट प्रतिरक्षा शरीर और संपत्ति के विरुद्ध 96 से लेकर 106 में जो दिए सेक्शन में, उसमें जो अधिकार दिया गया है उसमें लिमिट बताई गई है कि आप अपने डिफेंस में, प्राइवेट डिफेंस में इस लिमिट तक जा सकते हो। ये इस लिमिट को क्रॉस कर रहा है बट सद्भाव पूर्वक कर रहा है, तो क्या माना जाएगा, अतिक्रमण कर देता है। तो और क्या होता है, और पूर्व बहुत सारी कंडीशन है इसके साथ में, अपवाद के साथ में, पूर्व चिंतन के बिना, उसका कोई ऐसा प्री प्लान नहीं था कि ऐसा मैं इसको अप्रोच कर दूंगा, डिफेंस के बाहर चला जाऊंगा, इसका मर्डर कर दूंगा, ऐसा नहीं। पूर्व चिंतन भी ना हो, प्रतिरक्षा के प्रयोजन से ही उसने कार्य किया हो, अपहानि लेकिन ऐसी कर दी हो कि जो प्रतिरक्षा के जो लिमिट है उसके बाहर चली गई हो, उससे अधिक अपहानि कर दी गई हो, और इंटेंशन उसका ऐसा न हो कि वो उस व्यक्ति की मृत्यु कारित करेगा। कितनी बातें आ गई, सद्भाव पूर्वक, ठीक है ना, पहली बात, पूर्व चिंतन के बिना, ठीक है, आशय के बिना, मृत्यु कारित करने का आशय नहीं है, ठीक है ना, अपहानि कारित करने का आशय भी नहीं है उसका, तो और वो क्या करता है, प्राइवेट डिफेंस के बाहर चला जाता है, उस लिमिट के बाहर क्रॉस कर देता है, किसी व्यक्ति की हत्या कर देता है, किसी व्यक्ति का वध कर देता है। तो यहाँ पर बचाव है, अपवाद है, आपराधिक मानव वध में आएगा सिर्फ 3 चीजों की वजह से, क्योंकि सद्भावना थी, उसने पूर्व चिंतन के बिना कार्य किया था, और उसका इंटेंशन अपहानि कार्य करने का नहीं था। फिर भले ही उसने लिमिट क्रॉस कर दी है, वो आपराधिक मानव वध का दोषी होगा, हत्या का नहीं। ठीक है, इस तीसरा अपवाद में चलते हैं। तीसरे अपवाद में उन्होंने बताया है कि यदि अपराधी ऐसा लोक सेवक होते हुए, या ऐसी बात, अभी आपको प्राइवेट डिफेंस में राइट था, आपने उसका इंक्रोचमेंट किया, ये लोक सेवक है। तीसरे अपवाद में लोक सेवक अपनी विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग कर रहा है, सम्यक प्रक्रिया विधि द्वारा दी गई उसका पालन कर रहा है, लेकिन उसका पालन करते करते वो आगे बढ़ जाता है, उस लिमिट को क्रॉस कर देता है, और कोई ऐसा कार्य करके जिसे वो विधिपूर्ण जानता है, सम्यक निर्वहन में कर रहा है ऐसा मानते हुए करता है, सद्भाव पूर्वक विश्वास करता है कि जो कर रहा है वो विधिपूर्ण कार्य कर रहा है, और क्या करेगा, अपनी लिमिट के बाहर चला जाता है, तो और किसी की मृत्यु कार्य करेगा तो माना जाएगा। अच्छा, ऐसी बात ध्यान रखनी है, बिना वैमनस्य के होना चाहिए। फिर वही बात जैसे ऊपर बताई थी, बिना पूर्व चिंतन के, बिना किसी अपहानि कार्य करने के आशय से, ऐसे यहाँ भी लिखा है, सद्भाव पूर्वक विश्वास से करता हो, जिसकी मृत्यु कार्य की गई है उसके साथ उसका कोई वैमनस्य, मृत्यु कार्य करने का न हो, वैमनस्य माने ऐसी कोई इसकी दुश्मनी न हो, तो माना जाएगा कि उसने आपराधिक मानव वध किया है, हत्या नहीं की। ठीक है, अब इसके बाद अपवाद नंबर 4 सुनिए। 4 में क्या लिखा है, अपवाद 4 में लिखा है, यदि मानव वध अचानक झगड़ा जनित आवेश की तीव्रता में हुआ हो। यहाँ पर दो शब्द समझने हैं आपको, अचानक और झगड़ा। अचानक झगड़े में तीव्र जो आवेश आता है, जो गुस्सा आती है, उसमें कार्य हुआ हो। अचानक लड़ाई जो हुई है वो पूर्व चिंतन के बिना और अपराधी द्वारा अनुचित लाभ उठाए बिना या क्रूरता या प्रायिक रीति से कार्य किए बिना किया गया हो। कितनी कंडीशन लगा दी, अपवाद में कंडीशन लगाई। एक तो अचानक झगड़ा जनित आवेश आया हो, अब पूर्व चिंतन नहीं हो उनका इस बारे में कि मैं ऐसा कोई इसका वध करूंगा। अचानक लड़ाई हुई हो, लड़ाई का भी पूर्व चिंतन नहीं हो कि मैं लड़ाई करेंगे फिर ऐसा गुस्सा आएगा, ऐसा करेंगे, ये सब नहीं। और अपराधी द्वारा अनुचित लाभ उठाए बिना, अपराधी ने यहाँ पर न कोई अनुचित लाभ उठाया हो, क्रूरता भी नहीं की हो,
अप्रायिक रीति से कार्य भी ना किया हो, अप्रायिक माने जो अननेचुरल है, ऐसा कोई कार्य ना किया हो, उसके बिना अगर उसमें इन सब चीज़ों को छोड़ते, इन सब चीज़ों का जब अस्तित्व नहीं है या इन सब चीज़ों की जब अनुपस्थिति है उसमें कार्य किया हो तो आपराधिक मानववध की श्रेणी में आएगा। फिर से गिन लीजिए, लड़ाई कैसी होनी चाहिए? अचानक झगड़ा होना चाहिए, उसमें आवेश आया हो, ठीक है ना, अचानक लड़ाई में पूर्ण चिंतन के बिना लड़ाई हुई हो, अनुचित लाभ उठाने की भावना ना हो, उसके बिना कार्य किया गया हो, अप्रायिक रीति से कार्य के लिए बिना अगर कार्य किया है तो आपराधिक मानववध की श्रेणी में आएगा, हत्या में नहीं आएगा। इसका स्पष्टीकरण है, यहाँ यह बात तत्वहीन है कि गुस्सा किसने किसको दिलाया। झगड़ा होता है तो ये मैटर नहीं करता, अचानक लड़ाई में ये बात मैटर नहीं करती है। तत्वहीन बात है कि झगड़ा शुरू किसने किया, ठीक है ना। प्राइवेट प्रतिरक्षा में ये बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार किसको था, किसने पहले गुस्सा दिलाई, प्रकोपन किसने पहले दिया, इन सब बातों का मीनिंग होता है। पर यहाँ पर जो अचानक झगड़ा लड़ाई होती है उसमें ये बात तत्वहीन है कि किस पक्ष ने प्रकोपन दिया था और किसने लड़ाई पहले शुरू की, जिसने पहला हमला किया, ठीक है। ये इसका स्पष्टीकरण था। पांचवा अपवाद, जो आखिरी अपवाद है, इसमें लिखा है कि आपराधिक मानववध हत्या नहीं है यदि वह व्यक्ति जिसकी मृत्यु कार्य की जाए 18 वर्ष से अधिक आयु का होते हुए अपनी सहमति से मृत्यु होना सहन करे या मृत्यु की जोखिम उठाए बिना करे, ठीक है ना। मृत्यु की जोखिम उठाए बिना नहीं, 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए कंडीशन, अपनी मृत्यु कार्य होने की संभावना जानता हो, उसके लिए जोखिम उठाने को तैयार हुआ हो, सहमति दी हो, ये सारी बातें हुई हो तो क्या माना जाएगा कि उसने, जिस व्यक्ति ने ऐसी मृत्यु कारित की है वो आपराधिक मानववध का दोषी होगा, हत्या का नहीं। क्योंकि जिसका वध हुआ है उसकी कंसेंट है, 18 वर्ष से अधिक का है, सहमति दी है और वो जानता था कि जोखिम मरने के लिए है इसका, ठीक है। इसमें एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में 18 वर्ष से कम आयु का जेड है, इसको आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करता है कोई अभियुक्त और वो स्वेच्छा उसके लिए आत्महत्या करवाता है। यहाँ क्योंकि 18 वर्ष से कम उम्र है इसलिए वह हत्या के दुष्प्रेरण का दोषी होगा, न कि आपराधिक मानववध के लिए। ये बात हुई। इसमें एक केस भी है, दशरथ पासवान वर्सेस बिहार राज्य 1958 का एक केस है। हालांकि केस लॉ को डिस्कस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इसके बाद वाले में सारे जितने भी केसेस होंगे इंपॉर्टेंट वो हम सब उसमें डिस्कस कर लेंगे। अपवाद पड़े जिनके अंतर्गत आपराधिक मानववध का अपराध होता है, न कि हत्या का। हत्या के लिए हमें 4 पॉइंट पड़े और जो पहला अपवाद पड़ा उसके परंतुक थे वो भी अभियुक्त को हत्या की श्रेणी में ले आएंगे। इस तरह से ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। काफ़ी बड़े टॉपिक हैं, उन्हें कवर करने में काफ़ी टाइम लगता है। कल एक और इसका पार्ट रहेगा आपराधिक मानववध और हत्या का, उसमें हम केस लॉज और इनमें डिफरेंस जो भी होगा दोनों में